हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो हम डिस्कस कर रहे थे 1 जनवरी का आया हुआ एसएसटी का क्वेश्चन। तो इसके हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ओनली 10 क्वेश्चंस रह गए। आज ये 10 क्वेश्चंस करके हमारा एसएसटी खत्म। उसके बाद हम इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। Read the statements A and B about a social science class and choose the correct answer. Statement: Children must be kept away from knowing and inquiring to conflict। कह रहा है कि चिल्ड्रन को जो है कन्फ्लिक्ट को जानने और इंक्वायरी करने से दूर रखना चाहिए। क्यों भाई दूर नहीं रखना चाहिए? चिल्ड्रन को अगर आप दूर रखेंगे इंक्वायरी और कॉन्फ्लिक्ट से, वो चर्चा में भाग नहीं लेंगे, बहस नहीं करेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो वो सीखेंगे कैसे? तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। From pedagogical point of view, a conflict which has been settled, debated and discussed in the media is the best to reach in the classroom। ये सही बात है। जिस कॉन्फ्लिक्ट पे डिस्कशन हो चुका है उसको आप क्लासरूम में दिखा सकते हैं, बच्चों को चर्चा के लिए ला सकते हैं, बच्चे को उस पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। तो A is false and B is true। A is false and B is true। हिंदी में भी करते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। नहीं, बच्चा जितना जानने की कोशिश करेगा, जितना पूछताछ करेगा, उतना बच्चा सीखेगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। सही चीज है। तो ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following questions provide opportunities to answer using critical thinking? Critical thinking किससे बढ़ेगा? किस तरह के क्वेश्चंस पूछने से बढ़ेगा? तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जब बच्चा हर दिशा में सोचता है, ठीक है। जब बच्चा हर दिशा में सोचता है। तो why women's representation is so low in India? Do you think America and Europe have achieved a satisfactory level of women's representation? तो why है, पूछ रहा है बच्चे से कि इंडिया में वोमेन का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है, और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि अमेरिका और यूरोप में जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है वोमेन का रिप्रेजेंटेशन? तो इसमें क्या करेगा? बच्चा सोचेगा। जिसमें बच्चा किसी भी चीज के पक्ष विपक्ष हर तरह से किसी भी चीज को सोचे, तो उससे उसका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। और जिसमें बच्चा बस जो बुक में दिया हुआ है या जो टीचर ने लिखवा दिया या जो उसका फैक्ट है वो लिख देगा, तो उससे उसका क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगा। जिसमें बच्चा सोचेगा बैठकर, उसी में उसका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। सोचकर वो अपना तर्क लगा के अपना दिमाग यूज करके वो लिखेगा, तो उससे उसका critical thinking बढ़ेगा। Would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? Why? उससे पूछ रहा है बच्चे से कि क्या तुम सोचते हो कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और अगर है तो क्यों? अब बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा कि जो इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है वो सोशली भी पिछड़ा हुआ है। कोई सोचेगा नहीं, जो इकोनॉमिकली पिछड़ा नहीं है वो भी सोशली पिछड़ा है, या जो इकोनॉमिकली पिछड़ा है, मतलब अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाए उससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, ठीक है। What do you understand by the word government? List 5 ways in which the government affects people। तो इसमें वो कह रहा है कि आप गवर्नमेंट वर्ड से क्या सोचते हैं, और 5 ऐसा तरीका बताइए जिससे गवर्नमेंट पीपल को अफेक्ट करता है। तो इसमें वो सोचेगा नहीं, जो बुक में दिया गया है, जो या जो उसे पढ़ाया गया, जो उसे क्लास में लिखाया गया, उसको वो लिख देगा, ठीक है। इसमें वो अपना दिमाग लगा के सोचेगा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग इससे नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, जिसमें कि वाई रहने पर बच्चा सोचता है, ठीक है। और जिसमें दिया गया फैक्ट वो लिख देगा, उससे वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? तो इससे बच्चा
का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि वो इसको सोचेगा, सोच कर जवाब देगा, वो अपना तर्क यूज करेगा। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? इसमें भी बच्चा अपने हिसाब से सोच के आंसर बनाएगा। आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। इसमें वो अपने तरीके का आंसर नहीं सोचेगा, इसमें जो फैक्ट है वही वो लिखेगा। तो जब बच्चा अपने तरीके से सोचेगा तभी उसका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए बच्चे को ऐसा ही सवाल करना चाहिए जिसमें वो अपने तर्क के आधार पर सोच कर लिखे। ठीक है, Which of the following are examples of primary sources? प्राइमरी सोर्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जो डायरेक्ट प्राप्त होता है, और सेकेंडरी क्या होता है? जो किसी के थ्रू मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स? तो फोटोग्राफ जो है, अगर घटना का किसी ने फोटोग्राफ लिया है तो वो प्राइमरी सोर्स होगा। ठीक है, इन साइक्लोपीडिया प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। स्पीचेज जो है वो भी प्राइमरी सोर्स होगा, और डायरी जो है, डायरी को भी प्राइमरी सोर्स माना जाता है। तो ए, सी एंड डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोतों के हैं? प्राथमिक स्रोत चित्र, भाषण और डायरिया। तो ए, सी और डी जो है वो प्राइमरी सोर्स है। Read the assertion A and reasoning about general misconception about social science and choose the correct option. सोशल साइंस के बारे में जो जनरल मिसकंसेप्शन है उसके बारे में स्टेटमेंट और एजर्सन को पढ़िए और करेक्ट आंसर चूज करिए। सोशल साइंसेस रिसीव लेस इंपॉर्टेंस इन करिकुलम व्हेन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सोशल साइंस को जो है कम इंपॉर्टेंस दिया गया करिकुलम में दूसरे सब्जेक्ट से। होता क्या है, लोगों के दिमाग में शुरू से बैठा हुआ है कि जो मैथ साइंस पढ़ेगा वो ज्यादा तेज होगा। ठीक है, ये बात शुरू से बैठा हुआ है, इसलिए सोशल साइंस को क्या है, कम इंपॉर्टेंस दिया गया है करिकुलम में। लेकिन ये गलत बात है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स फील अंडर students feel uninterested in comprehending social science contents। स्टूडेंट जो है वो अनइंटरेस्टेड फील करता है सोशल साइंस के कंटेंट को समझने में, अनइंटरेस्टेड है। ये भी एक सही बात है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के दिमाग में शुरू से बैठा दिया जाता है कि जो साइंस पढ़ता है वो ज्यादा तेज होता है, जो आर्ट्स पढ़ता है वो कम तेज होता है। इसलिए उसके माइंड में ये बात रहता है कि अरे वो आर्ट्स में शुरू से ही दिलचस्पी लेना ही नहीं चाहता, इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्यतः भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। सही बात है, कम महत्व मिलता है। छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर और उदासीन महसूस करते इसलिए उदासीन महसूस करते क्योंकि वो वैसे टीचर नहीं है जो बच्चों को एसएसटी में इंटरेस्ट जगा सके। ठीक है, इसलिए कारण और एजर्सन दोनों सही है। यही अगर ऐसा टीचर मिले जो उसको इंटरेस्ट जगा दे और समाज के लोगों का सोच ऐसा हो कि नहीं, आर्ट्स पढ़ने वाला भी तेज होता है और आर्ट्स भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट लेंगे। तो कारण और एजर्सन दोनों सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि एसएसटी को कम महत्व दिया जाता है और इसलिए बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा महत्व दिया जाएगा और इसको भी इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग आर सम पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Analysis and discussion, summary and conclusion, background to research question, methodology and data resource, recommendations. What could be the most appropriate sequencing of a प्रोजेक्ट रिपोर्ट? अब कह रहा है कि इसको आप लाइन से लगाइए कि सबसे पहले अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड टू रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मेथोडोलॉजी एंड
डाटा सोर्स, उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्कशन, उसके बाद समरी एंड कंक्लूजन, और लास्ट में करेंगे रिकमेंडेशन। तो सी को जो है सबसे पहले 1 नंबर पे रखेंगे, सी को 1 नंबर पे रखेंगे और डी को 2 नंबर पे रखेंगे, डी को 2 नंबर पे रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, सुझाव। तो आप परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम होगा? अगर आप परियोजना रिपोर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे? तो सबसे पहले आप रखेंगे शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, सबसे पहले आप पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, ठीक है, ये 2 नंबर पे होगा। फिर विश्लेषण तथा चर्चा करेंगे, ये 3 नंबर पे होगा। फिर सारांश तथा निष्कर्ष निकालेंगे और लास्ट में सुझाव देंगे। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, which of the following is generally given least importance while formulating a rubric to evaluate a project report? जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, तो सबसे कम इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन, टीचर गाइडेंस। तो सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है टीचर गाइडेंस को। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स मतलब रिजल्ट क्या निकला, बच्चे ने कितना सीखा, आउटकम मतलब बच्चे ने कितना सीखा, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन कितना हुआ स्टूडेंट का, और प्रेजेंटेशन कैसे उसको प्रेजेंट किया। तो ये तीनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टीचर गाइडेंस को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? अधिगम प्रतिफल मतलब छात्रों ने कितना सीखा, स्टूडेंट ने कितना उसमें पार्टिसिपेट किया, कितना उसकी भागीदारी हुई और कैसे उसको प्रेजेंट किया, इन सबको ज्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे कम महत्व दिया जाता है शिक्षक के मार्गदर्शन को। ठीक है। Which cognitive process is assessed in the question examine the impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in reducing poverty in India? कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसको एसेस किया जाएगा इस क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी को कम करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का क्या रोल है? ये क्वेश्चन अगर क्लास में पूछा जाएगा तो कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एसेस होगा। ठीक है, तो इससे इवेल्युएशन, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, इवेल्युएशन, रिमेंबर तो नहीं करेगा। रिमेंबर मतलब होता है कि उसको कुछ डेट पूछ लिया जाता है कि ये किस डेट को आया था, तो वो रिमेंबर करता। ठीक है, एनालिसिस भी नहीं करेगा और क्रिएट भी, क्रिएट होता है कुछ नया बनाना, एनालिसिस होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ कर देखना। ठीक है, तो वो इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ कर देखना, एनालिसिस, फिर उसको जोड़ कर देखना, सिंथेसिस, नया कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिंग, और रिमेंबर जो है सबसे पहले कुछ आपने याद कर लिया वो रिमेंबरिंग। तो ये इवेल्युएशन है। ठीक है, निम्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। बच्चे से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका किस चीज का आकलन होगा? स्मरण नहीं होगा, उसमें वो विश्लेषण भी नहीं करेगा, और सृजन मतलब कुछ नया बनाना, नया भी नहीं बनाएगा, वो सीधा क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, मूल्यांकन। Which of the following questions assesses the conceptual knowledge? अब conceptual knowledge किस क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट का conceptual knowledge पता चलेगा?
Why is it that we cannot go to the center of earth? Give reasons. इससे conceptual knowledge नहीं पता चलेगा. What are exogenic and endogenic forces? ये अगर आप पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है. Why is the quality of air deteriorating? Give reasons and ways and means to improve quality. इससे क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगा. Why is the ocean water salty? ये भी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगा. और इससे भी क्रिएटिव, इससे जो है कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर है. निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? ये इससे नहीं होगा. अंतर्जनित और बहिर्जनित बल क्या होता है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इससे उसका बच्चे का कॉन्सेप्ट पता चलेगा. वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है? कारण बताएं. और वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए साधन बताएं. इससे क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगा. सागर का जल नमकीन क्यों होता है? ये भी क्रिएटिव थिंकिंग वाला क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट इससे पता चलेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसा है. Which of the following should be considered while developing evaluation procedure as per the Right of Children to Free and Compulsory Education Act? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में बना था. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड? तो इसमें से किसको कंसीडर किया जाए वाइल डेवलपिंग इवेल्युएशन? जब इवेल्युएशन प्रोसीजर को डेवलप किया जाएगा तो कौन सा कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन होमवर्क रेगुलरली? नहीं. As far as possible corporal punishment should be avoided. corporal punishment तो avoid है ही. as पर नहीं, पूरी तरह से बंद है. examination should be conducted only after completing syllabus. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नहीं, कंटिन्यू करते रहना है साल भर. मेक द चाइल्ड फ्री टू फियर ट्रॉमा एंड एंजाइटी. बच्चे को डर मुक्त बनाना है और एंजाइटी मुक्त बनाना है. यही है आरटी 2009. ठीक है. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय कौन सा विचारणीय होना चाहिए? बच्चों को नियमित रूप से गृह होमवर्क नहीं देना चाहिए. नियमित रूप से जहां तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा नहीं. बिल्कुल पूरी तरह से शारीरिक दंड बंद है. परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने पर नहीं, लगातार कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इवेल्युएशन होना चाहिए. बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाना चाहिए. बच्चा जो है वो एकदम फ्री होके क्लास में रहे, उसको किसी तरह का डर नहीं रहे. ठीक है. असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो इसलिए किया जाता है कि पता चले कि बच्चे में कमी कहाँ है. ठीक है. इन ए सोशल साइंस क्लासरूम वारंट्स टीचर टू रिव्यू एंड मॉडिफाई हिज हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सही बात है. इससे पता चलेगा कि टीचर ने जो पढ़ाया वो. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के किस लिए होता है? देखने के लिए होता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, क्या नहीं सीखा, और ये देखने के लिए होता है कि टीचर ने जो पढ़ाने का तरीका अपनाया वो कहाँ तक सही रहा और कहाँ तक सही नहीं रहा. फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ पीयर असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स. ये नहीं है इसका आंसर. यूज ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजी ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट के लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज करिए. यूज ऑफ बोर्ड डायरेक्शंस व्हाइल फॉर्मुलेटिक असेसमेंट वर्क. ये भी नहीं है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट ये देखने के लिए होता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, कहाँ कमी रह गई, और टीचर ने जो पेडागोजी अपनाया उसमें कहाँ चेंज करने की जरूरत है. तो ए एंड सी इसका सही आंसर है. ठीक है. सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है. शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए. सही बात है. टीचर देखेगा कि मैंने जो सिखाया उसमें कहाँ कमी रह गई जो बच्चे नहीं सीख पाए. छात्रों का अपने संवेशकों के आकलन का लगातार. ये पीयर ग्रुप में जो लर्निंग होता है वो एक अलग चीज है. ठीक है.
उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना, सही बात है, आप अलग अलग तरीके से असेसमेंट करिए। आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग, तो ए एंड सी इज करेक्ट। तो आज हमारा 1 जनवरी का एसएसटी का आया हुआ सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम एसएसटी का 2 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम अब इंग्लिश को खत्म करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए, याद करिए। ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, 120 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करिए सारे क्वेश्चंस को, हो सके तो नोट्स बनाकर लिखिए और वीडियो को देखकर उसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाय।